के नीचे का हिस्सा उसे हल्का सा दिख रहा था। अदिति अद्वैत की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन को हल्के हल्के मसलने लगती है। वहीं अद्वैत कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि अदिति आसमान से उतरी एक अप्सरा है जो उसके तप को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पर अद्वैत भी हठी था, यानी जिद्दी इंसान था। वो जल्दी से पिघलने वालों में से नहीं था। अदिति धीरे धीरे उसके सीने में अपना पल्लू ले जाकर पहुंचती है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है और एक गहरी सांस लेता है। अदिति धीरे से उसकी एक एक बाजू को पोंछने लगती है। अद्वैत अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद करके उसे अपने सिर के पीछे रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति उसके ऊपर थोड़ा और झुककर उसके बालों को पोंछने लगती है। इस वक्त अदिति की गर्दन अद्वैत के होंठ और नाक के पास थी, जो जरा सी उसे छू रही थी, जिससे अद्वैत अपना कंट्रोल खो रहा था। अदिति की महक उसके तन बदन में घुल रही थी। अदिति धीरे धीरे थोड़ा और नीचे आती है और अपने आंचल को अच्छे से सेट करके अद्वैत के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाने लगती है। अद्वैत को अपने चेहरे पर बहुत ही सुकून मिल रहा था। अदिति अद्वैत के मूंछों को ऊपर करके कहती है, माफ कर दीजिए हुकुमसा, आप तो बड़े निर्दयी हैं। अपनी नाजुक सी धर्मपत्नी के साथ ऐसा कोई करता है? आप चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, पर अपनी मरवंट से ऐसे नाराज मत रहिए। अद्वैत अपनी आंखें खोलकर अदिति को एकटक देखने लगता है। वहीं अदिति लज्जा से अपना चेहरा नीचे करके दूसरी ओर लेट जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं अद्वैत भी अदिति को देखता है। कितनी चालाक है ये। पहले क्यूट क्यूट हरकतें करके माफी मांगती है और जब उसके हुक्म का तब टूटने लगता है तो अपने कदम पीछे ले लेती है। अदिति खुद को बाहों में भरने लगती है क्योंकि उसे कूलर की ठंडी हवा से ठंड लगने लगी थी। रात के 11 बजने को आए थे। अद्वैत के गार्ड काफी देर तक नीचे के ही माले में थे। अद्वैत अदिति की तरफ मुड़ता है और अपनी कोहनी पिलो पर रखकर उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामता है। अद्वैत अदिति को कांपते हुए देखता है। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। अद्वैत अदिति के गाल पर हाथ रखता है और उसके सिर को अपनी ओर करता है। अदिति अद्वैत की आंखों में नमी और उम्मीद से देखती है। अद्वैत अदिति के गाल को रब करता है। अदिति गहरी सांसें लेती है। अद्वैत धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, अभी भी हमारे प्रेम पर सवाल है या फिर वापस से नीचे कूदें? ये सुन अदिति हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अद्वैत का हाथ पकड़कर ना में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, आपको पता है हमें कितनी तकलीफ हो रही थी। ऐसे कभी कोई करता है क्या? हमें डांट देते या हमें कोई सजा दे देते, हमें कमरे में बंद कर देते, पर इस तरह से खुद को सजा देने की क्या जरूरत थी? वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि आपको कहीं चोट नहीं लगी, वरना। कहकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अद्वैत अदिति के गले के पास कॉलर बोन पर हाथ रखता है और अदिति को शांत रहने का इशारा करता है। अदिति तुरंत अद्वैत के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। वहीं अद्वैत अदिति की पीठ को सहला रहा था, पर अदिति का सुबकना बंद ही नहीं हो रहा था। अद्वैत अदिति के बदन की कंपन महसूस कर सकता था। अदिति भी अद्वैत को देखती है। अद्वैत उसे परवानगी से देख रहा था। वहीं अदिति अपनी नजरें झुका लेती है। अद्वैत धीरे से अदिति के कान के पास जाकर कहता है, एक हसीन अप्सरा ने हमारी तपस्या तोड़ दी है, तो उसका फल तो हमें लेना ही होगा, है ना? अदिति मुस्कुराती है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। अद्वैत धीरे धीरे अदिति के होठों के पास आता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों से गद्दे को पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति के होठों पर अपने होठ रखता है और अदिति के पास ही लेट जाता है। अदिति लंबी सांसें लेने लगती है। अद्वैत अपने एक पैर के साथ अदिति के पैरों और पायल के साथ खेल रहा था। अद्वैत और अदिति को अब ठंड लगने लगी थी। दोनों काफी भीगे हुए थे। दोनों को गर्मी की जरूरत थी। अद्वैत अदिति के गले से लेकर सीने तक बीच में हाथ घुमाने लगता है और धीरे से अदिति को आंखें खोलने को कहता है। अदिति शर्मा के दूसरी ओर चेहरा कर लेती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अदिति धीरे से कहती है, हुकुमसा, कोई आ जाएगा। ये सुन अद्वैत ऊपर आता है और अदिति का चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, कोई नहीं आएगा। पहले के समय में भी राजा रानी इसी तरह से अपना क्वालिटी टाइम बिताते थे, खुले में। पर किसी सिपाही की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें खलल पहुंचाए। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं है अद्वैत प्रताप सिंह के ऑर्डर को ना मानने की। पर हाँ, उनकी हुक्मरानी सा की बात अलग है।
कहकर अदिति को ऊपर से नीचे तक देखता है। अदिति शर्मा जाती है और अपने चेहरे पर दोनों हाथों को रख लेती है। अद्वैत खड़ा होकर अपने और अदिति के बाकी सारे कपड़े अलग कर देता है और दोनों अपने प्यार के आगोश में खो जाते हैं। वहीं अदिति अद्वैत के गले में अपनी बाहों को डालती है और अपनी गरम गरम सांसें अद्वैत के कान के पास छोड़ती है। दोनों का बदन पसीने से भीगा हुआ था। दोनों का प्यार आधी रात को रुकता है जब अदिति के सहने की शक्ति कम हो जाती है और उसे नींद आने लगती है। अद्वैत अदिति से अलग होकर उसे कपड़े पहनाता है जो कि अभी तक सूख चुके थे और खुद भी अपनी लोअर पहनकर सीधा लेट जाता है। अदिति नींद में थी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। वहीं अद्वैत अपनी सांसों को शांत कर रहा था और एक बार अदिति की तरफ अपना चेहरा करके वो देखता है जो उसकी तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी। अद्वैत अदिति के माथे को चूमता है। अदिति नींद में ही अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है। अद्वैत अदिति की आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू मलाई कुल्फी। अदिति हाँ में सिर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। उसे कोई एहसास नहीं था कि अद्वैत क्या बोल रहा था। वहीं अद्वैत फीका सा मुस्कुराता है, मतलब हद है, उसने अपने प्यार का इजहार किया और अदिति को एहसास तक नहीं हुआ। वो भी ना में सिर हिलाकर उसे देखते हुए ही सो जाता है। अब सुबह के 8 बजे अदिति के चेहरे पर हल्की हल्की धूप पड़ने लगती है। उसकी आंखें धीरे से खुलती है और वो अपने आसपास देखती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। अदिति को सब कुछ याद आता है। वो मुस्कुराकर उठ जाती है और अंगड़ाई लेती है। तभी अदिति के मुंह से आह निकल जाती है। अद्वैत जो गार्डन में पुशअप कर रहा था अदिति की तरफ भाग कर आता है और नीचे बैठकर उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? क्या डॉक्टर के पास चले? कहकर अदिति को उठाने लगता है। अदिति अद्वैत का हाथ रोककर कहती है, नहीं हुकुम साहब, कुछ नहीं हुआ। कहकर अदिति के चेहरे पर अभी भी थोड़ा दर्द नजर आ रहा था। अदिति का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। एक तो कब से वो नीचे नहीं सोई है, ऊपर से उसने पूरी रात अद्वैत को अपने ऊपर झेला था जिससे उसकी कमर में दर्द शुरू हो चुका था। अदिति कहती है, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कमर दर्द हो रहा है। कहकर अद्वैत को देखती है और मुंह बनाकर कहती है, आप इतने भारी जो है। अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हम भारी हैं, ठीक है, आज रात से हम कुछ और ट्राई करेंगे। ये बात सुनकर अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपने सिर पर घूंघट लेकर शर्म के मारे लजाने लगती है। अद्वैत उसे पेट के बल लिटा देता है। अदिति को कुछ समझ नहीं आता। तभी अद्वैत धीरे धीरे अदिति की कमर में मसाज करने लगता है। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अद्वैत अपनी मलाई कुल्फी की कमर दबाने में बिजी था। तभी अदिति को कुछ याद आता है। वो अपनी आंखें हैरानी से खोलती है और अद्वैत के सामने बैठ जाती है और अद्वैत उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। अदिति कहती है, आपने रात को क्या कहा था? हम नींद में थे, हमने कुछ तो सुना था। अद्वैत खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, नहीं तो हमने कुछ नहीं कहा था। कहकर अदिति को वो अपना हाथ देता है। अदिति धीरे से खड़ी होती है और अद्वैत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अदिति हैरान हो जाती है और कहती है, आई लव यू। ये कहकर अदिति अद्वैत के सामने देखने लगती है। अद्वैत के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अदिति को देखता है जो उसकी बाहों में झूल रही थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। सुननी चाहिए थी। ये सुन अद्वैत उसके गाल को सहलाकर कहता है, पर वो 25। अद्वैत अदिति को गोद में उठाकर ले जाता है। तभी अदिति अचानक आई लव यू कहती है, जिसे सुन अद्वैत के पैर रुक जाते हैं। अद्वैत अदिति को एक बार देखता है। अदिति सोचते हुए कहती है, आपने यही कहा था ना, आई लव यू। अद्वैत गहरी सांस लेता है और नीचे के आखिरी फ्लोर पर जाता है जहां पानी टच होता है और अदिति को नीचे उतारता है। अदिति अद्वैत को देखकर कहती है, प्लीज बताइए ना हुकुम सा, यही कहा था ना आपने रात को। कहकर उम्मीद से अदिति को देखता है। अद्वैत अपना शर्ट निकाल के कहता है, ये महल के पीछे का रास्ता है, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। तुम्हें स्नान करना है ना,
अद्वैत की बात सुनकर अदिति हैरान हो जाती है और आसपास देखकर कहती है, कहाँ कहाँ स्नान करना है हुकुम साहब? अदिति की बात सुनकर अद्वैत कहता है, पानी के अंदर, और कहाँ स्नान करेंगे? अदिति मानसरोवर को देखती है और ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, आप ही जाइए। अद्वैत थोड़ा सा आगे बढ़कर कहता है, अच्छा सोच लो फिर, हमें यहाँ से कहीं और जाना है, तुम पूरे दिन रह लोगी बिना नहाए? अदिति सोच में पड़ जाती है कि वो नहाए बिना कैसे रहेगी। तब अदिति धीरे से कहती है, हमें तैरना नहीं आता है हुकुम साहब। अद्वैत अदिति को देखकर कहता है, हमें आता है ना, हम तुमको संभाल लेंगे, आओ, अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो तुम आ सकती हो। कहकर अद्वैत तो पानी में ही कूद जाता है। अदिति ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे अद्वैत की आखिरी लाइन याद आती है। अदिति धीरे से नीचे बैठकर अपना एक पैर पानी में डालती है और दूसरा पैर भी अंदर डालती है। वो वहीं बैठी थी, पर उसके पैर घुटने तक अंदर पानी में थे। अद्वैत अदिति को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी कमर पकड़कर एक हाथ से तैरते हुए थोड़ा बीचों बीच में आता है। अदिति पैनिक होने लगती है। वो बार बार हिल रही थी। वहीं अद्वैत उसे दोनों तरफ से उसकी कमर को पकड़ता है। अदिति लंबी लंबी सांस लेकर कहती है, हुकुम साहब, हमें डर लग रहा है, आप हाथ पानी में रखिए, हम डूब जाएंगे हुकुम साहब। पानी दोनों के गर्दन तक था। दोनों पानी में तैर रहे थे। उनके पांव जमीन से काफी दूर थे। अदिति थोड़ा थोड़ा डूब रही थी। अद्वैत अदिति को अपने करीब करके उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटता है और उसे थोड़ा ऊपर कर देता है और अपना एक हाथ पानी पर रखता है और एक हाथ से अदिति को होल्ड करता है। वो दोनों थोड़े गहराई में थे। अदिति के दोनों हाथ अद्वैत के गले में थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। पानी में भीगने के कारण उसकी साड़ी उसके बदन से चिपक चुकी थी। वहीं अद्वैत थोड़ा और आगे जाता है और अपना एक हाथ पानी में और अदिति के गले पर डालता है। अदिति की आंखें बंद हो चुकी थी। अदिति का गला चमकने लगा था। अद्वैत धीरे से अदिति का पल्लू थोड़ा ऊपर करके अदिति के पेट पर पानी डालता है। अदिति आंखें मींच के अद्वैत के कंधे को कसकर पकड़ के कहती है, हुकुम साहब, हमें डर लग रहा है, प्लीज चलिए ना, हमें डर लग रहा है बहुत। अद्वैत अदिति को मुस्कुरा कर देखता है और उसके माथे से अपना माथा टच कर देता है। वो धीरे से बोलता है, श्श, कुछ भी ज्यादा सोचो मत। ये सोचो कि हम हमारे कमरे में हैं और तुम सिर्फ हमें महसूस करो और भूल जाओ कि तुम पानी में हो। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम अपने हुकुम सा की बाहों में हो, सिर्फ हुकुम सा की बाहों में। अपने मन को, अपने भय को दूर करो जान। अद्वैत के मुंह से जान शब्द सुनकर अदिति की आंखें खुल जाती हैं। वो अद्वैत को देखती है। अद्वैत भी अदिति को देख रहा था। अदिति अद्वैत की आंखों में देखकर कहती है, हमें कुछ हो रहा है, हमें डर लग रहा है। ये डर पानी की वजह से नहीं है, ये डर आपको खोने की वजह से। हमें आज भी यही लगता है कि कहीं ये सपना ना हो। हमें ये लगता है कि ये सपना है और जहां आपने हमें अपनी धर्मपत्नी मान लिया हो और ये सपना कहीं टूट ना जाए और जैसे पहले था वैसे ना हो जाए। अद्वैत बिना किसी भाव के उसकी बात सुनता है और कहता है, इस सपने को कभी भी टूटने मत देना और ना ही हमारा साथ छोड़ना। जिस तरह से तुम्हें डर है हमें खोने का, वैसे हमें भी डर है तुम्हें खोने का। अदिति धीरे से अपना एक हाथ ऊपर कर उंगली से अद्वैत की नाक को छूकर कहती है, वादा कीजिए, हमें छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे और हमें पता है आप वादा जरूर निभाएंगे। एक राजपूत अपनी जान दे सकता है पर अपना वचन कभी नहीं तोड़ सकता। अदिति की बात सुन अद्वैत अदिति के बालों को कान के पीछे करके कहता है और अपनी हथेली में पानी लेकर अदिति के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है और अपने होठ को गोल करके अदिति के चेहरे पर फूंक मारता है। अदिति के चेहरे को महल की ओर करके जलती हुई मशाल दिखाता है। अदिति के चेहरे को आकाश की ओर करता है। अदिति के चेहरे को अपने साथ पूरा गोल घुमाकर वो ऊपर देखने को कहता है। अदिति ऊपर देखती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अद्वैत कहता है, हमने तुम्हारे चेहरे पर जो पानी डाला वो जल, तुम्हारे चेहरे पर जो फूंक मारी वो वायु, तुम्हें महल के अंदर जलती मशाल दिखाई दी वो अग्नि, तुम्हारा चेहरा पकड़ तुम्हें आसमान दिखाया और तुम्हें गोल घुमाकर पृथ्वी दिखाई, यानी प्रकृति के 5 तत्व के आगे ये अद्वैत प्रताप वादा करता है कि हम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अब हम 2 जिस्म एक जान बन चुके हैं। समझी मेरी मलाई कुल्फी?
अदिति ये देखकर मुस्कुराती है और अद्वैत के सामने देखकर कहती है, आई लव यू हुकुमसा, आई लव यू सो मच। अद्वैत अदिति की बात सुन हैरान हो जाता है। तभी अदिति कहती है, हमें पता है कल रात आपने यही कहा था, बस हम एक बार और सुनना चाहते थे, पर और कोई बात नहीं, हमें उस वक्त सोना नहीं चाहिए था, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। ये सुन अद्वैत उसके गाल को सहलाकर कहता है, पर वो थकान की वजह से हम तो बस तुम्हें सता रहे थे, तुम जितनी बार चाहे उतनी बार सुन लो, हम हर रोज कहेंगे। तुम हर रोज सुनना चाहती हो तो हाँ, हम हर रोज कहेंगे। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। अब बनाना भी अद्वैत उसे देखते हुए कहता है, आई लव यू टू। अद्वैत की आवाज में ऐसे सेंसिटिव वर्ड सुनकर अदिति को कुछ कुछ होने लगता है। वो अद्वैत को पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति को अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी अदिति कहती है, हुकुमसा पानी बहुत ठंडा है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अदिति की बात सुन अद्वैत बिना देरी किए वहाँ से निकलकर महल के अंदर आते हैं। अदिति को बहुत शर्म आ रही थी, उसकी पूरी साड़ी भीगने की वजह से साड़ी उस पर चिपक चुकी थी। अद्वैत जल्दी से एक शॉल अदिति को अच्छे से उड़ा देता है, जिससे उसकी बॉडी रिवील नहीं होती। अद्वैत और अदिति अब वहाँ से नाव पर बैठकर दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने भीगे हुए ही वहाँ हवेली से क्यों लौट रहे हैं। वो यही सब सोच रही थी, तभी किनारे पर नाव रुकती है। अद्वैत पहले बाहर निकलकर अदिति का हाथ पकड़े उसे बाहर निकालता है। अदिति आसपास दिखती है, आसपास कोई नहीं था। जो लोग दूर से जल महल को देखने आए थे उन्हें भी अद्वैत के गार्ड्स ने कुछ मिनटों के लिए दूर जाने को कह दिया था। अदिति आसपास देखती है, उनकी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी वैनिटी वैन आकर रुकती है, जिसे देख अदिति हैरान थी। अद्वैत उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाता है। अदिति अंदर देखती है, वैन काफी सुंदर थी। अंदर सबसे पहले सोफे और टीवी रखे हुए थे। अंदर थोड़ा चल के बेडरूम और बगल में बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम और मेकअप रूम था। उसके सामने बाथरूम और स्पा रूम था। अद्वैत डोर को लॉक करते हुए कहता है, जाइए आप जाकर नहा लीजिए और थोड़ा स्पा ले लीजिए। अदिति उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है। वहीं अद्वैत पेंट में हाथ डाले एकटक अदिति को जाते हुए देख रहा था। अदिति बाथरूम के पास जाकर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। पीछे अद्वैत उसे शिद्दत से देखे जा रहा था। अदिति अपनी आंखें नीचे झुका लेती है क्योंकि उसे अपनी साड़ी निकालनी थी और अद्वैत उसे ही देख रहा था। अदिति उसकी तरफ पीट करके अपनी साड़ी की पिन निकालने लगती है। अद्वैत तिरछा मुस्कुराता है और वहां लगा बटन प्रेस कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच दरवाजा आ जाता है। अदिति डर जाती है और कहती है, हुकुमसा। अद्वैत बोला, हम यहीं बैठे हैं, आप फ्रेश हो जाइए। अदिति राहत की सांस लेती है। अद्वैत वहां पर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। अदिति पहले अपने कपड़े बदलकर शावर लेती है और गर्म पानी के बाद टब में थोड़ी देर लेटी रहती है। अदिति की बॉडी में हो रहा दर्द अब कम होने लगता है। वो तौलिए को अपने बदन पर बांधकर बाथरूम से बाहर आती है और वहां रखी हुई बैग में से 2 बैग्स देखती है, जिसमें एक राजस्थानी पोशाक और एक में साड़ी थे। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो एक बैग उठाकर खुद को तैयार करने लगती है और तभी डोर नॉक होता है। अदिति अपने बालों को सुखाते हुए कहती है, जी आइए। अद्वैत दरवाजा खोल के अंदर आता है। अदिति को देख उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अदिति ने राजस्थानी पोशाक पहना हुआ था। आखिर एक घर की औरत वही होती है जो उनके परिवार की, उनकी संस्कृति और उनके नियमों को बना के रखे। अद्वैत आगे बढ़कर अदिति के माथे को कसकर चूम लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्वैत वहां से नहाने को चला जाता है। अदिति वहीं बैठकर अपना श्रृंगार करने लगती है। अद्वैत थोड़ी देर में बाहर आता है और देखता है कि अदिति वहां नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है, यानी अदिति सोफे पर बैठी होगी। वो भी जयपुरी सूट पहनकर बाहर आता है। अदिति ने अपनी नजरें ऊपर की और अद्वैत को देखा, जो रौब से चलते हुए वहां आता है और अदिति के बगल में बैठ जाता है। अदिति आसपास देखती है, उसे शर्म आ रही थी। तभी अद्वैत थोड़ा आगे बढ़कर अदिति के पेट पर अपना हाथ रखता है। अदिति हैरान थी और अद्वैत को देखने लगती है। अद्वैत उसके पेट के हिस्से को दबाने लगता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। तभी अदिति कहती है, ये क्या कर रहे हैं हुकुम साहब, आप इस तरह हमारे पेट। ये कहकर अदिति गहरी सांसें लेती है। अद्वैत अदिति के थोड़ा और करीब आकर कहता है, हम तो आपके पेट को चेक कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा है चेक करते रहना है, क्योंकि आपको नाभि से एग्जैक्ट का निचला हिस्सा और नाभि के ऊपर का हिस्सा दोनों ही हिस्से थोड़े हार्ड हो जाते हैं पीरियड्स ना आने के कारण, और वो इससे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जिससे आप सभी औरतों को मोटापा आ जाता है। अदिति अद्वैत को नम आंखों से देखकर कहती है, आपसे एक सवाल पूछे। अद्वैत उसके पेट में हाथ फेरते हुए कहता है, बोलो। अदिति नीचे देखते हुए कहती है, अगर हम आपको कभी संतान का सुख नहीं दे पाएंगे तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? अदिति का सवाल सुन अद्वैत बिना किसी भाव के देखता है। अदिति की हिम्मत नहीं थी अद्वैत के नजरों से नजरें मिलाने की। वो एक तक बस नीचे देख रही थी और अपनी ड्रेस को मुट्ठी में कसकर पकड़ के रखी हुई थी। अद्वैत और अदिति दोनों सिंगल सोफे पर आमने सामने थे। दोनों के बीच छोटा सा टेबल था जो अद्वैत के पैर से भी काफी छोटा था। अद्वैत उस टेबल को अपने एक पैर से हटा देता है और खुद सोफे पर आगे होकर अपना एक हाथ अदिति की गर्दन के पीछे डालता है और उसका सर थोड़ा ऊपर करता है, जिससे अदिति की नजर अद्वैत की नजरों से मिले। अदिति जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को जाती है, तभी अद्वैत हल्का गुस्से में कहता है, जो इस दुनिया में अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं उनके लिए हम आपको क्यों छोड़ दें? सबसे पहले तुम आई हो हमारी जिंदगी में, हमारी संतान से पहले तुम मेरे लिए प्रिय हो, समझी? ये सुन अदिति अपनी आंखें हल्की जो बंद की हुई थी उसे खोलती है और खड़ी होकर सीधा अद्वैत की गोद में बैठकर उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और वो रोते रोते ही कहती है, फिर दुनिया समाज हमें बच्चा नहीं कहेगा और हम तो बड़े घर की बहू है, सबकी नजर हम पर जरूर होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। अगर बेटा दिया तो सब कहेंगे बधाई हो लड्डू गोपाल है, और अगर बेटी आई तो कहेंगे अगली बार प्रयास कर लेना। हमारे बचपन की इन प्रॉब्लम से हमें नहीं लगता कि हम कभी मां। आगे कुछ कहती तभी अद्वैत अपनी उंगली अदिति के होठ पर रखता है। अदिति अद्वैत को देखती है। अद्वैत सर्द नजरों से कहता है, हमारी मरवण में कमी निकालने से पहले सबको अद्वैत प्रताप सिंह के आगे खड़ा होना होगा, और ऐसी कोई नौबत आई भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस परिवार का वंश चलाने के लिए। हमारे दोनों छोटे भाई हैं, हम दोनों सबसे दूर चले जाएंगे, कह देंगे कमी हमें है, हमारी बीवी में कमी नहीं है और हम बाप नहीं। अद्वैत आगे कुछ कहता, अदिति उसके होठों पर अपने हाथ रखकर कहती है, नहीं ऐसा कुछ मत कहिए, आपको लोग नामर्द कहेंगे, ये समाज ऐसा ही है। औरत में प्रॉब्लम होगी तो बच्चा और मर्द में कोई प्रॉब्लम होगी तो नामर्द कहेंगे। आपके लिए हम ये सब नहीं सुन पाएंगे। अद्वैत उसके हाथों को अपनी हथेली में रखकर कहता है, हमारी मर्दानगी देखनी है तो हमारे सामने 5 मिनट जिंदा खड़े होकर दिखाएं। अपनी बीवी को सिर्फ संतान की मां बनाना ही एक मर्दानगी की निशानी नहीं होती है। ये कहकर अद्वैत को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अदिति के लिए ऐसे सब शब्द कैसे सुन सकता था। वो वहीं पर नया फोन अपने हाथों में लेकर कहता है और किसी को फोन लगाता है, हेलो डॉक्टर। अदिति अद्वैत को देखने लगती है। वही अद्वैत ने उसे एक हाथ से अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके बालों को सहला रहा था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम।
दोनों बड़ी सी इमारत के आगे आकर रुकते हैं। अदिति बाहर देखती है। बाहर बड़े अक्षरों में MS हॉस्पिटल लिखा था, जो जयपुर का सबसे फेमस और बड़ा हॉस्पिटल था। पूरे राजस्थान के लोग वहीं अपना इलाज करवाने आते थे। एपिसोड 77। अदिति और अद्वैत दोनों गाड़ी में थे। अदिति और अद्वैत दोनों तैयार हो चुके थे। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अद्वैत उसे कहाँ ले जा रहा है। तभी दोनों बड़ी सी इमारत के आगे आकर रुकते हैं। अदिति बाहर देखती है। बाहर बड़े अक्षरों में MS हॉस्पिटल लिखा था, जो जयपुर का सबसे फेमस और बड़ा हॉस्पिटल था। पूरे राजस्थान के लोग वहीं अपना इलाज करवाने आते थे और प्रताप इंडस्ट्री से भी काफी डोनेशन वहां जाता था। उनकी गाड़ी दरवाजे के पास आकर रुकती है। दो गार्ड जल्दी से उनके पास आते हैं और दोनों तरफ के दरवाजे खोलते हैं। अदिति और अद्वैत उतर जाते हैं। अदिति ठीक से अपने माथे पर पल्लू रखती है। अद्वैत बाहर आकर अदिति का हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। अदिति अद्वैत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तभी वहाँ अविनाश आ जाते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में अदिति के डॉक्टर थे। अद्वैत उन्हें खम्मा गणी करके अदिति को एक बड़े से डॉक्टर के कैबिन में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कैबिन में अद्वैत और अदिति अगल बगल बैठे थे और उनके सामने एक बुजुर्ग सीनियर डॉक्टर थे। वहीं अविनाश जी सीनियर डॉक्टर को सारी फाइल्स चेक करवाते हैं। सीनियर डॉक्टर अदिति को गौर से देखते हैं और कहते हैं, आजकल पीरियड्स का नियमित नाम सी समस्या हो चुकी है, जो हर घर में एक ऐसी समस्या मिल ही जाती है, पर उसके लक्षण शामिल हैं, जैसे कि सूजन, ब्रेस्ट में पेन होना, सिर दर्द, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। आज हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे, क्या आप हमसे टेस्ट करवाएंगी या लेडी डॉक्टर से? ये सुन अदिति अद्वैत को देखती है। अद्वैत बिना अदिति को देखे कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर खत्री, लेडी डॉक्टर ही चाहिए। मिस्टर खत्री हाँ में सिर हिलाकर कैबिन नंबर बोल देते हैं। अद्वैत और अदिति दोनों वहां से खड़े होकर जाने लगते हैं। अदिति डर रही थी, वो कसकर अद्वैत का हाथ पकड़ लेती है। अद्वैत उसके माथे को सहलाता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, हम सब ठीक कर देंगे, हम पर भरोसा है ना? अदिति हाँ में सिर हिलाती है और दोनों कैबिन में चले जाते हैं। अद्वैत वही कैबिन में टेबल के पास चेयर पर बैठ जाता है और अदिति डॉक्टर के साथ जाने लगती है। डॉक्टर ने अदिति से कहा, प्लीज बेड पर लेट जाइए। अदिति एक नजर अद्वैत को देखती है और फिर गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठकर वो बेड की तरफ चली जाती है। डॉक्टर ने आगे बढ़कर एक कर्टन गिरा दिया ताकि अद्वैत अदिति को ना देख सके। डॉक्टर ने एक नर्स को भी बुलाया और फिर अदिति से कहा, प्लीज आप कपड़े निकाल लीजिए। अदिति हैरानी से आंखें फाड़ उन्हें देखने लगी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, पीरियड्स ना आने की वजह तो नीचे है, तो फिर ऊपर के कपड़े क्यों निकालने के लिए कह रही है डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे असमंजस में देखकर अपनी बात दोहराई तो वो होश में आई और ठंडी सांस छोड़कर ना चाहते हुए भी धीमे धीमे अपने ऊपर के कपड़े उतारने लगी। अदिति की धड़कनें तीव्र गति से धड़क रही थी। एक अजीब सी फीलिंग उसे अंदर से आ रही थी, एक ऐसी फीलिंग जो उसे तब आती है जब अद्वैत उसके कपड़े निकाल रहा होता है, जब दोनों अकेले कमरे में होते हैं। लेकिन ये तो एक बुरी फीलिंग थी, ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ रहा था अपनी सेहत के कारण। वो खुद को कोसने लगी कि क्यों भगवान ने उसका शरीर ऐसा बनाया है। एक एक करके उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब वो सिर्फ इनर में डॉक्टर के सामने बैठी थी। डॉक्टर इस दौरान नर्स से कुछ बातचीत कर रही थी। जब उन्होंने ध्यान दिया अदिति पर तो उन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी इनर भी निकाल दीजिए। अदिति की आंखें अब हद से ज्यादा फैल गई। वो डॉक्टर को भूत बनी देख रही थी। आज तक अपने भरताल के अलावा उसने यह किसी को नहीं दिया था। डॉक्टर उससे इनर उतारने को कह रही है। डॉक्टर उसकी झिझक को समझते हुए कहती है, देखिए ये सब एग्जामिनेशन का हिस्सा है, आपको कोऑपरेट करना होगा, वरना हम कैसे आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, है ना? अदिति डॉक्टर की आंखों में देखती है जिसमें सच्चाई नजर आती है। गहरी सांस भर के वो अपनी इनर उतारने लगी। अब वो डॉक्टर के सामने अर्धनग्न बैठी हुई थी। उसे बहुत ही असहज महसूस हो रहा था, फिर भी ना चाहते हुए उसे बैठना पड़ रहा था। डॉक्टर ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और अदिति के करीब आई। फिर उन्होंने बड़े ही धीमे से अदिति से पूछा, क्या आपके और उनके बीच सब कुछ हो चुका है? अदिति आंखें फाड़े डॉक्टर को देखती रही। भला ऐसा सवाल कौन करता है? पर उसे याद आया कि ये एग्जामिनेशन का हिस्सा है, इसीलिए उसने धीमे से सिर हिलाया। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। डॉक्टर मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपने हाथ से अदिति के चेस्ट को प्रेस किया और चेक किया। वे अदिति के चेस्ट को एग्जामिन करते हुए नर्स से कहती हैं। फिर उन्होंने अदिति से पूछा, क्या आपने कभी अपने चेस्ट पर आए बाल शेव किए हैं? अदिति गला टेढ़ा करके नाम से हिलाती है। डॉक्टर ने नर्स से कहा, नेवर शेव्ड। नर्स डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ लिखती जा रही थी। डॉक्टर ने अदिति से पूछा, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई व्हाइट पार्टिकल यहाँ से निकला हो? अदिति सोच में पड़ गई और नाम से हिलाती है। उसे इस वक्त कुछ भी करके यहाँ से भाग जाने का दिल कर रहा था। उसे डॉक्टर के सवालों का जवाब नहीं देना था और ना ही यहाँ बैठना था। डॉक्टर की छुअन अपने सीने पर महसूस कर उसे बहुत असहजता महसूस हो रही थी, पर बेचारी मजबूर थी वहाँ बैठने के लिए। डॉक्टर ने उसके ऊपरी हिस्से को अच्छी तरह एग्जामिन किया और नर्स से दोबारा कुछ कहा। फिर उन्होंने अदिति से कहा, प्लीज लेट जाइए। अदिति उन्हें देखकर लेट जाती है। नर्स आगे बढ़कर उसके घाघरे की डोरी खोलते हुए उसे कहती है, प्लीज इसे थोड़ा नीचे कीजिए। अदिति ठीक वैसा ही करती है, जबकि उसका मन यही गड्ढा खोदकर खुद को दफना देने का कर रहा था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसके नाभि के नीचे और निचले हिस्से के ऊपरी हिस्से को टच करके चेक किया। वे पेट के हिस्से को चेक कर रही थी, यानी यूट्रस चेक कर रही थी। डॉक्टर ने फिर पीछे हटकर अदिति से कहा, आप दोबारा रेडी हो सकती है, एग्जामिनेशन हो चुका है। अदिति की रुकी हुई सांसें दोबारा लौट कर आई। ये सुनकर उसे नहीं पता था कि डॉक्टर और कहां उसे छुएगी, पर डॉक्टर को रुकता देख उसकी जान में जान आई। वरना दिमाग में तो ये भी उसके ख्याल आया था कि डॉक्टर कहीं उसके निचले हिस्से को भी टच करके चेक न करे। ये कितना अजीब होता उसके लिए। वो सच में फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाती। डॉक्टर उसे वही अकेला छोड़कर चली गई ताकि अदिति दोबारा कपड़े पहनकर तैयार हो सके। अदिति कपड़े पहनकर पर्दा साइड करके अद्वैत के पास आकर बैठ जाती है। झट से अद्वैत को गले से लगा लेती है। अद्वैत भी अदिति को गले से लगा लेता है। वो अदिति को डरा सहमा नहीं देख सकता था, पर ये आखिरी कोशिश थी। अगर इससे अदिति की सेहत ठीक नहीं हुई तो जड़ से अद्वैत बीमारी को ही उखाड़कर फेंक देगा। डॉक्टर उसके सामने आकर बोली, मिसेस प्रताप सिंह, शायद आप सोच रही होंगी कि ये सब क्या था, है ना? अदिति हाँ में सिर हिलाती है। तभी डॉक्टर खुलकर कहती है, ये ब्रेस्ट शेकिंग थी, जिससे पीरियड्स नियमित नहीं होते, और कुछ औरतें लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें मां बनने से पहले या शादी से पहले दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये सुन अदिति बड़ी आंखों से डॉक्टर को देखती है और अद्वैत का हाथ कसकर पकड़ के कहती है, नहीं हमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सच हुकुम सा। अद्वैत उसके हाथों को सहलाते हुए उसे शांत रहने को कहती है। तभी डॉक्टर बोली, जी जी हमें मालूम है आपको ये कभी नहीं हुआ, पर ऐसा किसी किसी के साथ होता है। अगर किसी भी लड़की को ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ये नियमित पीरियड्स ना आने से ही जुड़ा है और इसका इलाज भी है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और अद्वैत कहता है, अब और कोई इलाज? आप इस महीने में पीरियड्स आएंगे या नहीं? ये सुन डॉक्टर कुछ नोट करते हुए कहती है, जी हम कुछ दवाई दे रहे हैं, साथ में आप इनका डाइट बनाए रखिए, शायद 10 दिनों के अंदर ही या इस महीने में ही पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे और हर 2-3 दिन में आना, बाकी हमें ये देखना है कि कितने दिन तक पीरियड्स चलते हैं। अद्वैत हाँ में सिर हिलाता है और वहां से अदिति को लेकर बाहर निकल जाता है। अदिति की और हिम्मत नहीं थी कि वो उसी चेयर पर बैठी रहे। अद्वैत वहीं खड़ा रहता है और कॉल करके अपने गार्ड को बुलाकर दवाई के लिए भेजता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 78। अदिति और अद्वैत दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर अभी वहां मौजूद नहीं था, जिस कारण अदिति तुरंत अद्वैत के गले से लग जाती है और सुबकने लगती है। अद्वैत गाड़ी का एसी ऑन करके बीच में पार्टीशन लगाता है और अदिति की पीठ सहलाने लगता है। अदिति अपने दोनों हाथों को अद्वैत के गले में डालकर कसकर गले लग जाती है। अद्वैत अदिति की मंशा समझ सकता था। किसको पसंद है बार-बार हॉस्पिटल जाना, अपना चेकअप करवाना? वो भी अदिति को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसकी पीठ सहलाकर कहता है,
हम सब कुछ सही कर देंगे। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और अलग हो जाती है। अद्वैत उसके गाल पर आए बालों को पीछे करता है और अदिति के माथे को चूमने लगता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत अपने जेब में से पर्स और फोन निकालकर वहीं सीट पर रखता है। तभी उनका दरवाजा नॉक होता है। अद्वैत बाहर देखता है। बाहर का आदमी अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर बैठे अद्वैत और अदिति उन्हें देख सकते थे। उनकी गाड़ी इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर खड़ी थी। अद्वैत बाहर निकल जाता है और उस शख्स से बात करने लगता है। शायद वो शख्स अद्वैत का क्लाइंट था। वहीं अदिति विंडो से अपना सिर लगा के बाहर देख रही थी। तभी उसकी तरफ विंडो नॉक होती है। अदिति होश में आती है और विंडो से बाहर देखती है। बाहर एक बाबा खड़े थे। अदिति दूसरी तरफ देखती है। अद्वैत बातें करते हुए काफी दूर चला गया था। अदिति विंडो नीचे करके कहती है, हाँ कहिए बाबा जी। बाबा जी अदिति को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राजकुमारी अगर कुछ दान दे सके तो कर दे। हमें यहाँ से गिरनार, जो कि गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहाँ सब यात्रा करने जाते हैं, जहाँ गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। गुरु दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है, वहाँ चलते हुए जाना है। ये सुन अदिति हैरान हो जाती है। राजस्थान से गुजरात चलते हुए वो भी अपनी कमर पर देखती है। उसने आज बटवा नहीं लिया हुआ था। तभी उसका ध्यान अद्वैत के पर्स पर जाता है। वो अद्वैत से पूछकर लेने का सोचती है, पर अद्वैत बहुत दूर खड़ा था। अदिति पर्स में से 1000 रुपए निकालती है और उन बाबा को दे देती है। बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चिंता ना कर छोरी, संतान होगी, वो भी तंदुरुस्त। थारे भरतार को जितनी संतान चाहिए उतनी संतान तुम दोगी। ये सुन अदिति हैरानी से उन बाबा को देखती है। वो बाबा अदिति के माथे पर हाथ रख के कहते हैं, जय गिरनार, कहकर वहां से अपना झोला लेकर चलने लगते हैं। अदिति बाहर निकलकर आसपास देखती है। अब वो बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गाड़ी के पास खड़े गार्ड्स आकर कहते हैं, क्या हुआ कुंवर रानी साहब, आपको कुछ चाहिए, हम लेकर आते हैं। अदिति इशारा करते हुए कहती है, अभी कोई बाबा थे ना जिन्होंने भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, लंबे बाल, दाढ़ी, आप लोगों ने कहीं देखा है उन्हें? अदिति की बात सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को नाम में सिर हिलाकर देखते हैं। अदिति आसपास उम्मीद से देखती है। तब तक अद्वैत आ जाता है और अदिति के सामने खड़े होकर कहता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए, हम लेकर आते हैं। अदिति नाम में सिर हिलाकर कहती है, हमें घर जाना है। अद्वैत हाँ में सिर हिलाता है। अदिति अंदर बैठ जाती है। अद्वैत भी दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। उनकी गाड़ी जयपुर से अब निकल जाती है। अदिति अद्वैत को पर्स देती है और कहती है, हमने इनमें से कुछ पैसे लिए थे, वो हमारा पर्स हम जल्दी में ला नहीं पाए थे। एक बाबा थे, उनको कुछ दान दिया इसीलिए। ये सुन अद्वैत बोला, कोई बात नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, तुम जब मर्जी चाहे इनमें से पैसे निकाल सकती हो। अदिति अद्वैत को देखती है। जितने पैसे अद्वैत के पर्स में थे उतने तो उसके बाबा साहब भी नहीं रखते होंगे। अदिति अद्वैत को देखकर कहती है, आप दिन में कितना कमा लेते हैं? ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है और कहता है, क्यों, क्या ऐसे, मतलब क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों पूछ रही हो? ये सुन अदिति नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं वो जब से शादी हुई है हमने तो आपको पूछा भी नहीं कि आपके महीने की सैलरी कितनी है। ये सुन अद्वैत अपने मूंछों को ताव देते हुए कहता है, 10,000 करोड़। अदिति ये सुनकर हैरान हो जाती है कि महीने का 10,000 करोड़। तभी उसे अद्वैत की आवाज आती है, एक दिन का 10,000 करोड़। अदिति ये सुनकर खांसने लगती है, उसे खांसी आ जाती है। वहीं अद्वैत अदिति को अपने करीब खींच लेता है। उसकी पीठ सहलाते हुए वो कहता है, तुम्हें क्या लगा महीने का? नहीं नहीं हुकुम रानी साहब, आपके हुकुम साहब इस देश के मालिक है। हमारी प्रताप इंडस्ट्री देश को आधे से ज्यादा बिजली, इंटरनेट, गैस, पेट्रोल ये सब प्रोवाइड कराती है। आपके हुकुम राजा है राजा, उनके एक इशारे में सारे पॉलिटिशियन कदमों में होते हैं। अदिति ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप इतने पैसों का करते क्या है? अद्वैत ये सुनकर अदिति के नाक को हल्का सा छूकर कहता है, बिजनेसमैन की बीवी होकर ऐसा सवाल करती हो? अदिति ये सुनकर नीचे देखने लगती है। तभी अद्वैत बोला, नई नई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, या अभी भी 2 प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है, एक बड़ा सा पार्क बन रहा है और एक बड़ा सा मॉल। अदिति अद्वैत की बात ध्यान से सुनती है और दोनों ऐसे ही बैठे बैठे अपनी हवेली चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 79। अदिति अद्वैत की बात सुनकर बोलती है, जी वो हम बिजनेस में पहले से कोई हमें इंटरेस्ट नहीं रहा है और ना ही कभी हमने ध्यान दिया कि बाबा साहब और भाई साहब क्या काम करते हैं। अदिति की बात सुन अद्वैत एक बार अदिति को देखता है और कहता है, पहले की बात अलग थी, अब तुम्हें गुंजन भाई साहब और अस्मिता भाई साहब को साथ में सब ध्यान रखना चाहिए। अद्वैत की बात सुनकर अदिति हाँ में सिर हिलाती है। तभी अद्वैत कहता है, वैसे तुम कहाँ तक पढ़ी हो? अदिति मुंह बना लेती है और बड़ी ही नजाकत से अद्वैत से दूर होकर अपने पल्लू को नाराजगी से सिर पर लेते हुए कहती है, हमसे शादी की है और शादी से पहले पूछा ही नहीं क्या कि लड़की ने क्या किया है? अदिति की ये बात सुनकर अद्वैत अदिति को देखता है, जो उसे दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। अद्वैत अदिति के पास जाकर उसके कमर में अपना हाथ डालकर एक हाथ से उसका एक पल्लू जैसे नीचे करने को जाता है। अदिति अपने पल्लू को कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत बेचैन हो जाता है। उसे अदिति का चेहरा घूंघट के कारण नहीं दिखता है। वो अपना माथा साइड से अदिति के माथे से जोड़कर कहता है, कमाल है ना, घूंघट और मर्यादा में तुम रहती हो और तुम्हारी ये मर्यादा देखकर बेचैन हम होते हैं। अदिति अंदर ही अंदर हंस रही थी। वो अद्वैत से खुद को छुड़ाने में लगती है। अद्वैत ये देखकर अदिति को और कसकर पकड़ लेता है और उसे खुद के अंदर समाने लगता है। अदिति उसे छूटने की कोशिश करती है। अद्वैत उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से ले लेता है। ये देख अदिति धीरे से कहती है, ये क्या कर रहे हैं हुकुम साहब, छोड़िए ना, कोई हमें देख लेगा, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, छोड़िए। ये सुन अद्वैत बोला, बीच में पार्टीशन है, कौन देखेगा हमें? और गाड़ी में पूरे काले कांच लगे हुए हैं, जिसे प्राइवेसी कांच कहते हैं, जिसे बाहर का कोई भी हमें नहीं देख सकता। अब बताएं क्या कह रही थी आप? हमें नहीं पता था कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कहकर वो अदिति के घूंघट को ऊपर करके अदिति की चिन पकड़कर अदिति की आंखों में देखते हुए कहता है, इतना तो हमें पता है कि तुमने ग्रेजुएशन की है, पर कौन से फील्ड में की है हमें ये नहीं पता। वैसे हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, आगे पढ़ना है कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। अदिति अब खुद को छुड़ाने की हरकत बंद कर देती है। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अदिति इधर उधर आंखें मटकाने लगती है। अद्वैत ध्यान से अदिति के एक एक एक्सप्रेशंस को देख रहा था। अदिति धीरे से कहती है, हमने बीएससी किया है केमिस्ट्री में, बाबा साहब हमें लैब टेक्नीशियन बनाना चाहते थे, पर हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं, हमने उनकी खुशी के लिए बीएससी ले लिया था। अद्वैत एक टक अदिति की बातें सुन रहा था। वो पूछता है, तो तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है, तुम क्या पढ़ना चाहती हो? अदिति ये जैसे ही सुनती है वो कुछ बताना चाहती थी, वैसे ही अद्वैत का फोन बजता है। अद्वैत अदिति को छोड़कर फोन उठाता है। अदिति चुप हो जाती है। अद्वैत फोन पर अपने किसी क्लाइंट से बात करने लगता है और धीरे धीरे वो अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ डिस्कस करने लगता है। वहीं अदिति थोड़ा दूर होकर अच्छे से बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। बाहर देखते देखते उसे गहरी नींद आ जाती है। अद्वैत 1 घंटे तक फ्री नहीं हुआ, वो अपने काम में ही लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद शाम के 7 बजे उनकी गाड़ी आकर प्रताप महल पर आकर रुकती है। 2 गार्ड आकर अदिति और अद्वैत की तरफ का दरवाजा खोलते हैं। अदिति और अद्वैत दोनों दरवाजे पर आते हैं। तभी गीता जी उन्हें रोक लेती है। अदिति ये देखकर परेशान हो जाती है कि कहीं उसे डांट न पड़ जाए कि अदिति ने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं। वो थोड़ा डर गई थी। वहीं गीता जी आगे आकर अद्वैत और अदिति की आरती उतारकर उनकी नजरें उतारने लगती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। अद्वैत अंदर आता है। अदिति भी धीरे धीरे अपना घूंघट संभालकर अंदर आ रही होती है। तभी गीता जी अदिति के कान में धीरे से कहती है, बिंदनी
कोनो खुशखबरी हो तो बोल देना, हम तैयार हैं। ये सुन अदिति के गाल लाल हो चुके थे। वो शर्मा के नाम से हिलाकर ऊपर जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी, दादी सा, काकी सा सभी हंसने लगती हैं। वहीं अद्वैत अभी भी फोन पर था। वो पीछे मुड़कर अदिति को इस तरह भागता देख हैरान था। वो भी अपना फोन रखकर ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी गीता जी बोली, रुको रुको कुंवर सा, देखो तो कितनी जल्दी है खुद के मरमन के पास जाने की। 2 दिन तो उनके साथ रहकर आए हो, अब जरा अपने माँ सा को भी कुछ वक्त दे दो। अद्वैत ये सुनकर कहता है, वो हमें थोड़ा फ्रेश होना है, फिर हम आते हैं आपके पास बैठने। आखिरी शब्द अद्वैत ने थोड़ा जोर देकर कहा था। ये सुन गीता जी मुस्कुराने लगती है। गीता जी कहती है, हाँ हाँ हाँ, जाइए जाइए, बीवी के मुंह में पागल जो हो गए हैं, हमारी कहाँ सुनेंगे अब। तभी अद्वैत मुड़कर सख्ती से बोला, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं और ना ही कभी होंगे। ये बात हम पहले से कहते आए, चलिए बैठते हैं, क्या बात करनी है आपको हमसे। कहकर अद्वैत वहीं शान से सोफे पर बैठ जाता है। गीता जी भी वहीं सोफे पर बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। वहीं अद्वैत किसी राजा की तरह बैठा था और बार-बार ऊपर देख रहा था। उसका मन ऊपर की ओर था और बेचैन हो रहा था। अद्वैत का ध्यान अपनी माँ की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसका ध्यान ऊपर ही था, अपनी मलाई कुल्फी की तरफ। वो अभी क्या कर रही होगी, अदिति इस तरह से क्यों भागी, यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वहीं गीता जी बार-बार अद्वैत से पूछती है, कुंवर साहब आपका ध्यान कहाँ है, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अद्वैत की तंद्रा टूटती है और वो कहता है, हाँ आप कुछ कह रही थी। गीता जी मुस्कुरा कर कहती है, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे थे, जाइए, आपको फ्रेश होना होगा, बहुत दूर से आए ना, हम भी कहाँ इतनी सारी बातें लिए बैठ गए। अद्वैत इतना सुनते ही बोला, हाँ ठीक है, हम फ्रेश होना है, हमें भी जाते हैं। कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं गीता जी और दादी सा हंसने लगती है। दादी सा हंसते हुए कहती है, कुंवर साहब बोल रहे हैं कि वो किसी के गुलाम नहीं है, पर उन्हें ये बात पता ही नहीं कि उन्हें अपनी पत्नी की आदत सी हो चुकी है अपने पत्नी के गुलाम। पर कौन समझाए, ऐसे लक्षण रहे तो हम जल्दी ही दादी सा तो जरूर बन जाएंगे। गीता जी भी हाथ जोड़कर कहती है, सही कहा मासा, ये इच्छा भी हमारी जल्दी पूरी हो जाएगी और जल्दी से नन्हे बच्चों की आवाजें इस घर में गूंजने लगेंगी। दादी सा भी हाथ जोड़ लेती है और वहीं अद्वैत कमरे के अंदर जल्दी से आता है, पर पूरा कमरा खाली था, उसे कोई दिखाई नहीं देता। अद्वैत बेचैन हो जाता है। अद्वैत के हाथ और गर्दन की नसें फूलने लगती हैं। अद्वैत जल्दी से वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में भी कोई नहीं था। अद्वैत गहरी सांस लेकर बालकनी में जाता है, वहां भी कोई नहीं था। अद्वैत बेचैन होकर मिरर के सामने हाथ खड़ा करके नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा था। आखिर अदिति कैसे कहीं जा सकती है, जबकि उसे पता है कि अद्वैत कमरे में आएगा, वो उसे कमरे में ही चाहिए। अद्वैत गुस्से से अपना हाथ सामने मिरर पर रखकर खड़ा ही था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख उसकी ओर देखता है। अद्वैत धीरे से अपनी गर्दन पीछे करके देखता है। अद्वैत एक टक मुस्कुराती हुई अदिति को बिना किसी भाव के देखने लगता है और आगे मुड़ जाता है। वो इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। वो गुस्से से आगे देखता है। तभी अदिति उसके पीछे चली जाती है। अद्वैत एक बार फिर पीछे मुड़ता है, पर अदिति को अपने सामने ना पाकर हैरान हो जाता है। अदिति धीरे से पीछे से आकर अद्वैत के हाथ के नीचे से उसे देखने लगती है और हल्की हल्की फूंक मारने लगती है। अपने कान और गाल पर किसी की फूंक महसूस करके अद्वैत आगे देखता है और अदिति को सामने देखता ही रह जाता है। अदिति मुस्कुराकर अपने होठों को गोल गोल घुमाकर पाउट बनाती है और हवा में एक किस देकर अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट लेकर अद्वैत को धक्का मारकर वहां से बेड की तरफ आ जाती है। अद्वैत संभल ही नहीं पाता और सीधा सोफे पर जोर से गिरता है, पर इस बीच उसकी आंखें अदिति के ऊपर ही थी। अद्वैत खुद को संभाल किसी राजा की तरह बैठकर गुस्से से अदिति को घूरता है। वहीं अदिति की पीठ अद्वैत की तरफ थी। वो अपनी आंखें बीच कर खड़ी हुई थी। उसे एहसास हो रहा था कि अनजाने में धक्का थोड़ा जोर से लग चुका था। अद्वैत अपना एक हाथ सोफे पर रखकर कहता है, हमारे पास आओ। ये सुन अदिति कसकर घूंघट पकड़ लेती है और जरा सा भी नहीं हिलती। अद्वैत वापस से अपनी भारी आवाज में कहता है, हमने कहा हमारे पास आओ। अदिति गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। कर सिर हाँ में हिलाती है और अद्वैत को देखती है। अद्वैत भी हाँ में सिर हिलाता है। आंखों से उसे कहता है कि हम साथ हैं। उसको इशारा करता है। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अगर उसके हुक्म सा का साथ हो तो डरने की क्या बात है। गुंजन शांति से अपना खाना खा रही थी। वहीं अस्मिता उसे कंधे से बार-बार मारकर करने तेज हो चुकी थी। वहीं अद्वैत उसे गुस्से से घूर रहा था। अदिति गहरी गहरी सांसें ले रही थी और जल्दी से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अदिति की आंखें और बड़ी हो जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर घूंघट में से ही अद्वैत को देखती है, जिसके हाथों में फोन था और वो किसी राजा की तरह बैठा था और अदिति को ही अपनी काली गहरी आंखों से देखे जा रहा था। अदिति जेब जाती है और आगे देखने लगती है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, तुम आ रही हो हमारे पास कि हम ही खड़े होकर वहां आए? अगर हम वहां आए तो तुम हमसे बच नहीं पाओगी। अदिति खुद के पल्लू को पकड़कर खड़ी थी और धीरे से मुड़कर अपने हुक्म के पास आ जाती है। अद्वैत उसे ऊपर से नीचे तक एक टक देखता है। अद्वैत जैसे ही अदिति का हाथ पकड़ उसे खींचता है, उसका हाथ नीचे गिर जाता है, जिसे देख अद्वैत हैरान था। वहीं अदिति मुस्कुरा रही थी और वहां से वापस जाने को होती है। उससे पहले ही अद्वैत उसकी बाहों को पकड़ लेता है और खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाता है। अदिति का दिल धक धक करने लगा था। उसे शर्म आने लगी थी। वहीं अद्वैत अदिति के हाथों को देखता है, जिस पर तेल लगा हुआ था, जो अदिति ने जानबूझकर लगाया था ताकि अद्वैत पकड़े तो उसके हाथ फिसल जाए और हमारी अदिति आसानी से भाग सके। ये देख अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर कहता है, अपने हुक्म से चालाकी? शायद भूल गई कि हम तुम्हारे हुक्म है। सिर्फ तुम्हारी पायल की आवाज से दूर से पहचान लेते हैं और तुम उनसे बचने की चालाकी कर रही हो। अदिति ये सुनकर मुस्कुराती है। अद्वैत उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करके अदिति का चिन पकड़ के कहता है, हम जब भी कमरे में आए तुम हमें हमारे सामने चाहिए। तुम्हारा चेहरा देखे बिना हमें सुकून नहीं मिलता। डू यू अंडरस्टैंड? ये बात सुनकर अदिति मधोशी से अद्वैत को देखती है। अद्वैत की इन बातों से उसे कुछ हो रहा था, मानो अद्वैत अदिति को वश में कर रहा हो। वो अद्वैत का सवाल सुन अपने आप ही हाँ में सिर हिला देती है। वहीं अद्वैत धीरे से अदिति के तेल वाली हथेली को अपने हाथों में लेता है और अदिति घूरकर अपने होठों को हल्का सा दबा लेती है, जिससे अदिति की सांसें गहरी होने लगती है और अपनी आंखें वो बंद कर लेती है। अद्वैत धीरे धीरे आगे बढ़कर अदिति के गुलाबी सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रखता है। अदिति अपने हाथों को अद्वैत के हाथ से छुड़ाकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति की कमर को कसकर दबाने लगता है। अदिति की आंखें कसकर बंद हो जाती है और दोनों दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अदिति धीरे धीरे अद्वैत पर गिरती जा रही थी और अद्वैत अपने सिर को सोफे पर रख देता है। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों ही अपनी सारी थकान को दूर कर रहे थे। तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक होता है। अद्वैत अदिति दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अदिति शर्म से अपनी आंखें इधर उधर दौड़ा रही थी। वहीं अद्वैत मुस्कुराकर एक टक अपनी मरमन का चेहरा देखने लगता है। तभी उनके कानों में आवाज आती है, भाई साहब, भाभी साहब, खाना बन चुका है और रात के 9 बज चुके हैं, आप दोनों नीचे आ जाइए या फिर हम खाना ऊपर भिजवा दें। अदिति खुद को ठीक करते हुए कहती है, जी हमारे हैं। अस्मिता ये बात सुनकर बाहर चली जाती है। वहीं अदिति खुद को ठीक करके खड़ी हो जाती है और अद्वैत बस उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। अदिति शर्मा रही थी और सोफे पर रखा कुशन फेंक कर कहती है, ऐसे ना देखिए हुकुम, हमें शर्म आ रही है। अद्वैत खड़ा होता है और खुद के शर्ट को देखता है, जिसे अदिति ने मुट्ठी में कस के पकड़कर सारी स्त्री को बिगाड़ दिया था। वो शर्ट निकालते हुए आगे आता है, तो हम कैसे देखें तुम्हें? तुम ही कहो, हमारी नजर कैसी पसंद है तुम्हें? अदिति पीछे जाते हुए कहती है, हुकुम साहब प्लीज।
हमें परेशान मत कीजिए, हमें नीचे जाना है खाना खाने के लिए। अद्वैत अपना शर्ट निकाल के आगे आता है और कहता है, पर हमें तो कुछ और ही खाने का मन कर रहा है, तो क्या हम वो खा लें? अदिति ये सुनकर शर्मा जाती है और वहां से जाने को होती है। तभी अद्वैत उसके हाथों को पकड़ लेता है। अदिति की धड़कन तेज चलने लगती है। अद्वैत उसके हाथ में अपना पुराना शर्ट देकर कहता है, हमें नई शर्ट मिलेगी? अदिति हाँ में सिर हिलाती है और अद्वैत के लिए नई शर्ट लेकर आती है। अद्वैत वही शर्ट को पहनने लगता है और मंद मंद मुस्कुराकर अदिति को देखने लगता है। वहीं अदिति नीचे देखते हुए बस शर्माई जा रही थी। अद्वैत को बहुत अच्छा लग रहा था उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। दोनों साथ में नीचे चले आते हैं। अदिति नीचे आकर अद्वैत को सर्व करती है। अद्वैत आंखों से उसे बैठने को कहता है और अदिति उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है और सब लोग मिलकर पूरा परिवार खाना खाने लगता है। तब कमल जी कहते हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, बाद में हमारी गुंजन बाईसा की भी शादी होगी, हमें तैयारी करनी होगी। दादा सा कहते हैं, इस बार सारी तैयारी हम हमारी नई बहू को देने वाले हैं। हम भी तो देखें हमारी रतन सा की टावर कितनी होशियार से है। अदिति ये सुनकर सिर हाँ में हिलाती है और अद्वैत को देखती है। अद्वैत भी हाँ में सिर हिलाता है। आंखों से उसे कहता है कि हम साथ हैं। उसको इशारा करता है। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अगर उसके हुक्म सा का साथ हो तो डरने की क्या बात है। गुंजन शांति से अपना खाना खा रही थी। वहीं अस्मिता उसे कंधे से बार बार मार रही थी और चिढ़ा रही थी। अब क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 81 सुबह के 5 बजे अद्वैत के फोन का अलार्म बजने लगता है। अद्वैत की नींद धीरे धीरे टूटने लगती है। अद्वैत धीरे से बगल में लेटी अदिति को देखता है जो ब्लैंकेट के अंदर उसके शर्ट में थी और थकी हुई थी। दोनों 2 घंटे पहले ही सोए थे, या कहें अद्वैत ने अदिति को 2 घंटे पहले ही सोने दिया था। वो अदिति को पूरी रात अपने प्यार के आगोश में लिए लेटा हुआ था। अद्वैत उठकर बैठता है। अद्वैत शर्टलेस था और नीचे उसने लोअर पहनी हुई थी। वो एक बार अदिति को देखकर उसके माथे को चूमता है और धीरे से कहता है, उठ जाओ मलाई कुल्फी, उठो। ये सुन अदिति कसमसाने लगती है पर उठती नहीं है। अद्वैत वापस से कहता है, मलाई कुल्फी उठो, चलो हम एक्सरसाइज भी करनी है, चलो उठो। अदिति अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, क्या हुकुम सा, सोने दीजिए ना, रात को भी सोने नहीं दिया था आपने। कहकर वो नींद में ही सच कह लेती है। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो खड़ा होकर फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होने के बाद बेड पर वापस आकर अपनी भारी आवाज में कहता है, अदिति उठ जाओ, 5:30 होने वाले हैं, तुम्हें एक्सरसाइज करना है ना, तुम्हारा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है, चलो उठो। अदिति अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और थोड़ा सा मुंह बनाकर अद्वैत को देखती है। अद्वैत उसे उठने का इशारा करता है। अदिति चादर को अपने साथ पकड़कर ही कपड़े बदलने वॉशरूम में चली जाती है। अद्वैत वही अपने बालों को बनाता है और अदिति के आने का इंतजार करता है। अदिति 5 मिनट में ही टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहने कमरे में आती है। अद्वैत उसे जिम में ले जाता है। अदिति तो अभी भी नींद में ही थी और कई बार उबासियां ले चुकी थी। अद्वैत दोनों के लिए योग मैट बिछा देता है। अदिति और अद्वैत उस पर बैठ जाते हैं। अद्वैत अपनी भारी आवाज में बोला, 2 दिन से हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, अब से रेगुलर करनी होगी। अदिति नींद में ही बोली, डॉक्टर ने दवाई दी है ना हुकुम साहब, प्लीज हमें सोने दीजिए ना आप। अद्वैत घूर कर अदिति को एक नजर देखता है। अदिति सकपका जाती है और मुंह पर उंगली रख लेती है। अद्वैत जैसे जैसे कसरत करता है अदिति उसे फॉलो करके योगा करने लगती है। आखिर में अदिति और अद्वैत प्राणायाम करते हैं। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है और कब गहरी नींद में चली जाती है उसे ही नहीं पता चलता। वहीं अद्वैत स्थिर बैठा हुआ था और अदिति सो रही थी। अद्वैत अपनी आंखें खोलकर अदिति को भी अब उठने को कहता है पर अदिति की ओर से कोई हलचल नहीं होती। अद्वैत ये देखकर हैरान हो जाता है। वो अदिति के पास जाकर जैसे ही अदिति को हिलाता है अदिति उसकी बाहों में झूल जाती है, जिसे देखकर अद्वैत परेशान हो चुका था। वो जैसे ही अदिति को उठाने जाता है उसे मालूम चलता है कि अदिति तो सो चुकी है। अद्वैत अदिति को गुस्से से घूरता है और अदिति को छोड़ देता है। अदिति पीठ के बल नीचे गिर जाती है और उसकी सारी नींद उड़ जाती है। अदिति धीरे धीरे अपने कमर को मसलते हुए अपनी आंखें खोलती है और ऊपर सामने देखती है। अद्वैत के हाथ बंधे हुए थे और वो गुस्से से उसे घूर रहा था। अदिति सकपका जाती है और खड़ी हो जाती है। अद्वैत कुछ बोलता उससे पहले ही अदिति मुंह बिगाड़ के वहां से चली जाती है। अद्वैत खुद को बोलता हुआ उसे रोकता है और कमर पर हाथ रख के गुस्से से गहरी सांसें भरता है। अदिति कमरे में आकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर नहा धोकर कमरे में आती है और खुद सिर पर घूंघट ले लेती है। अद्वैत भी कमरे में आता है और अदिति को देखता है जो उसे नाराज होकर घूंघट लिए बेडशीट सही कर रही थी। वो अब पहले नहाने चला जाता है और नहाने के बाद तैयार होकर कमरे में आता है। अद्वैत मिरर के सामने आकर अपने बालों को सेट करता है और अदिति को देखता है जो सूखे हुए कपड़े वार्डरोब में ले जा रही थी। अद्वैत को अदिति का चेहरा देखना था, उससे बातें करनी थी पर उसकी मरमण आधे से ज्यादा तो उससे नाराज और फुली हुई रहती है। अदिति जैसे ही कपड़े रख के कमरे में आई अद्वैत तुरंत उसे अपनी बाहों में खींचकर उसके घूंघट को नीचे गिराता है और अदिति के दोनों गाल को पकड़कर उसके चेहरे को एक टक जी भर के देखने लगता है। वहीं अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अद्वैत को एक तक देखने लगती है। कितनी बार कहा है हमने, हमसे ये चेहरा छुपा के ना रखें। अदिति अपनी नजरें घुमा के कहती है, नाराज भी आप खुद ही करते हैं जिसके बदले हम घूंघट ले लेते हैं। अद्वैत अब बड़ी ही दीवानगी से कहता है, नाराजगी किस बात की हमारी मरवण, रात को प्यार करते हैं उसका क्या, हमारा पास आना पसंद नहीं आता क्या। अदिति ये सुनकर अद्वैत को देखती है और नाम से हिलाकर शिकायती लहजे में कहती है, आप ना हमें सोने नहीं देते हैं। ये सुनकर अद्वैत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं अदिति की पलकें झुक जाती है। अद्वैत उसके माथे पर किस करके कहता है, आज ठीक है, आज से तुमको 1 बजे सोने दे देंगे। ये सुनकर अदिति मन मन मुस्कुराने लगती है। अद्वैत उसके माथे को किस करता है और कहता है, आज हम जल्दी जा रहे हैं, नाश्ता भी ऑफिस में ही करेंगे। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत लैपटॉप का बैग लेकर वहां से चला जाता है। अदिति भी नीचे जाकर थोड़ा बहुत काम निपटाकर अपने कमरे में आती है और अपने वार्डरोब को साफ करने लग जाती है। तभी साफ करते हुए उसकी कुछ किताबें मिलती है। अदिति उन सारी किताबों को अच्छी तरह से रखना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें बेड पर रख देती है। तभी अस्मिता कमरे में आती है और कहती है, भाभी साहब क्या हम अंदर आ सकते हैं। अदिति कहती है, हाँ क्यों नहीं, आपका अपना कमरा ही समझिए। अस्मिता कहती है, क्या कर रही है आप। अदिति कहती है, बस कुछ किताबें थी जिन्हें एक बैग में पैक करके रख दूंगी। अस्मिता किताबें देखते हुए कहती है, यूपीएससी की तैयारी की किताबें, क्या आपको अफसर बनना था भाभी साहब। अदिति किताबों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, जी बिल्कुल, हमें बनना था पर बाबा साहब चाहते थे कि हम रिसर्च लैब में उनके साथ काम शुरू करें तो हमें बीएससी करवा दिया। अस्मिता बुक्स को देखते हुए कहती है, तो इन बुक्स का क्या करना है, आप ये सब पढ़ पाएंगी और कब कुछ करेंगी। ये सुन अदिति अस्मिता को देखती है और धीरे से कहती है, एक राज की बात कहें आपसे, हमने अभी तक किसी से कही नहीं है, वादा करें आप भी नहीं कहेंगी। अस्मिता अदिति के हाथ में हाथ रखकर कहती है, वादा है, कहिए ना भाभी साहब। अदिति कहती है, हमने चुपके से यूपीएससी की एग्जाम दी है और कभी भी रिजल्ट आ सकता है और हम सबसे यही कहते आए हैं, हमें आगे पढ़ना है, पर किसी को पता ही नहीं कि हमने एग्जाम दिया, हम देखते हैं क्या होता है। ये सुन अस्मिता हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अदिति के बारे में वो सब, ये सुन अस्मिता हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था अदिति के बारे में ये सब सुनकर। वो हकलाते हुए कहती है, भाई साहब को पता है इस बारे में। अदिति नाम से हिलाती है और कहती है, हम कोई बात करने जाते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता कि आखिर हम कैसे कहें, फिर सोचा रिजल्ट के बाद ही कुछ कहेंगे। अस्मिता हाँ में सिर हिलाती है। तभी अदिति के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अस्मिता के पास फोन होने के कारण वो मैसेज देख लेती है और अब वो जोर से चिल्लाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। जी दादा सा और काका सा देवेंद्र जी बैठे हुए थे। वहीं गीता जी और काकी सा भैरवी दोनों खड़ी हुई थी। दादी सा भी सोफे। एपिसोड 82
अदिति के फोन की नोटिफिकेशन बजती है। अस्मिता के पास उसका फोन रखा हुआ था। वो नोटिफिकेशन देखती है जिसमें शीतल का मैसेज आया हुआ था। अस्मिता ऊपर से मैसेज पढ़ लेती है जिसमें लिखा था, अदिति तुमने यूपीएससी की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दी है। तुम्हारा सपना सच होगा कि तुम एक डिप्यूटी कलेक्टर बन सकती हो। ये मैसेज पढ़कर अस्मिता खुशी से चीखती है। अस्मिता को इस तरह से चिल्लाते देख अदिति डर जाती है और वो जेब की कहती है, क्या हुआ ननन सा, आप ठीक तो है? हम आपके भाई साहब को फोन करें? अस्मिता खड़ी होकर अदिति के साथ गोल घूमने लगती है। अदिति को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है, ननन सा संभल के, आप और हम दोनों गिर जाएंगे। वहीं ऑफिस में बैठा अद्वैत मीटिंग से अब जाकर फ्री हुआ था। वो अपना लैपटॉप ऑन करके जैसे ही सीसीटीवी की फुटेज ऑन करता है, सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। अदिति और अस्मिता दोनों ही गोल गोल घूम रहे थे और दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसे देख अद्वैत गुस्से से जल्दी से अपने हाथों में फोन लेता है और अस्मिता को फोन लगाता है। अपनी जेब में जैसे ही फोन की वाइब्रेशन सुनती है अस्मिता, वो रुक जाती है और झटके से अदिति को छोड़ देती है। अदिति खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा सोफे पर जाकर गिरती है। अद्वैत ये देखकर और गुस्सा हो जाता है। अस्मिता अपनी जींस की जेब में से फोन निकालती है और भाई साहब का नाम देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत फोन उठा लेती है और कहती है, हेलो भाई साहब। अद्वैत थोड़ा सख्ती से कहता है, कहाँ हैं आप अभी? अस्मिता आसपास देखते हुए कहती है, वो हम आपके कमरे में हैं। अद्वैत गुस्से से कहता है, सुबह हमने जो काम दिया था वो आपने कर लिया? अस्मिता सोच में पड़ जाती है, आखिर कौन सा काम करना था उसे तो याद ही नहीं आ रहा था। तभी अद्वैत उसके चेहरे के भाव को समझकर कहता है, हमने कहा था ना कि एक प्रेजेंटेशन चाहिए 4 बजे से पहले, काम हुआ कि नहीं बताइए? अद्वैत की बात सुनकर अस्मिता को वो काम याद आता है। वो बोली, भाई साहब वो काम हो चुका है, सिर्फ 1-2 स्लाइड बाकी है, हम आपको 1-2 घंटे में भेज रहे हैं। अद्वैत कहता है, फौरन भेजो और अपनी भाभी साहब को संभालो, देखो उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। अस्मिता कुछ कहती या बोलती उससे पहले ही अद्वैत फोन कट कर देता है। अस्मिता सोच में पड़ जाती है कि आखिर अद्वैत को कैसे मालूम हुआ कि अदिति नीचे गिर गई है। वो अदिति के पास जाती है और कहती है, भाभी साहब ठीक तो है ना, चोट तो नहीं आई? अदिति नाम से हिलाती है और कहती है, हम ठीक है, अच्छा हुआ हम सोफे पर गिरे वरना चोट लग जाती है ना। कहकर वो मुस्कुराती है। अद्वैत जैसे ही फोन रख के लैपटॉप में देखने को होता है तभी वहां कार्तिक आकर कहता है, बॉस मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। अद्वैत ये सुनकर लैपटॉप बंद करके उनसे मिलने मीटिंग रूम में चला जाता है। वहीं अस्मिता खुशी से कहती है, भाभी साहब आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। वाओ, सच में आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आप तो एक हीरा है, हीरा। हम अभी घर वालों को जाकर बताते हैं, देखना सब खुश हो जाएंगे। अदिति ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, ननन सा रुकिए प्लीज, किसी से कुछ भी मत कहिए। पर अस्मिता कहाँ सुनने वाली थी, वो भागकर नीचे हॉल में आ जाती है। सगाई की तैयारी के कारण इस वक्त हॉल में सभी मौजूद थे। अद्वैत के बाबा साहब, कमल जी, दादा साहब और काका साहब देवेंद्र जी बैठे हुए थे। वहीं गीता जी और काकी साहब भैरवी दोनों खड़ी हुई थी। दादी साहब भी सोफे पर बैठी हुई थी। गुंजन अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। अस्मिता नीचे भागकर आती है और जल्दी से गीता जी के गले से लगकर कहती है, माँ साहब एक खुशखबरी सुनानी है आपको। दादी साहब गुंजन को डांटते हुए कहती है, बावरी हो गई है जो छोरी जो इस तरह से भागे छे। अस्मिता खुशी से कहती है, अगर आप भी गुड न्यूज़ सुनेंगी ना दादी साहब, तो आप भी हमारी तरह उछल कूद करने लगेंगी। दादी साहब घूरने लगती है। अस्मिता अपने मुंह से जीभ निकाल देती है। तब तक अदिति सिर पर पल्लू लिए नीचे आती है और अस्मिता के पास खड़ी होकर कहती है, ननन सा आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए ना हमारे साथ। अस्मिता अदिति को रोकते हुए कहती है, नहीं भाभी साहब नहीं, आप नहीं रोकेंगे हमें, सबको बताने वाले हैं सच हम। भैरवी जी कहती है, कौन सा सच अस्मिता? अस्मिता जोर से और खुशी से कहती है, भाभी साहब ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, वो पास हो गई है, वो भी पहले अटेम्प्ट में। काकी साहब पहले अटेम्प्ट में। ये सुनकर घर के मर्द खुश हो जाते हैं। वहीं गीता जी, भैरवी जी और दादी साहब तीनों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि तीनों तो बस 10वीं तक ही पढ़ी लिखी थी। उस समय उनकी शादी काफी छोटी उम्र में करवा दी गई थी। कमल जी बोले, बधाई हो बिंदनी बधाई हो, कहकर वापस कहते हैं, अरे सुरेश यहाँ आओ जरा। सुरेश उस घर का सेवक भागकर वहां आता है और कहता है, जी मालिक। कमल जी बोले, आसपास पूरी सोसाइटी में मिठाई बंटवाओ और सभी सेवक के घर में भी मिठाई पहुंच जानी चाहिए, हमारी बिंदनी ने परीक्षा में सफल हुई है, उसी की खुशी में। सुरेश हाँ में सिर हिलाता है। कमल जी अपनी जेब में से पैसे निकाल कर देते हैं। अदिति मुस्कुराती है और घर की औरतें भी खुश थी। तभी अस्मिता बोली, मतलब भाभी साहब डिप्टी कलेक्टर बन सकती है, वो जॉब करेंगी। अदिति अस्मिता की बात सुनकर खुश हो जाती है और उम्मीद से सबके सामने देखने लगती है। अस्मिता की ये बात सुन सबके हाथ जो काम कर रहे थे वो सुनकर रुक जाते हैं। दादी साहब थोड़ी सख्ती से कहती है, ये क्या बोल रही है छोरी, दिमाग खराब हो गया है क्या? अस्मिता नासमझी में कहती है, दादी साहब अभी तो बाबा साहब ने मिठाई बंटवाई है, इसका मतलब यही है ना कि आप सब भाभी साहब को कलेक्टर बनने देंगे? गीता जी कुछ बोलती उससे पहले कमल जी बोले, देखो अस्मिता बेटा, हमारी घर की औरतें बाहर से नौकरी करने नहीं जाती और ना ही कभी जाएंगी। अस्मिता ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर क्यों बाबा साहब? वहीं अदिति का दिल टूट जाता है। फिर भी होठों पर मुस्कान लिए वो अस्मिता का हाथ पकड़कर कहती है, ननन सा ऐसे सवाल नहीं करते हैं, बाबा साहब हैं आपके, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। अस्मिता अदिति का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी साहब पर हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए, आखिर ऐसा क्यों है जबकि हमारी फैमिली में हमें गुंजन भाई साहब को पढ़ने का कोई रोक टोक नहीं रखा? आप भी पढ़ी लिखी है तो नौकरी करने में आखिर रोक टोक क्यों है, क्यों? तभी अस्मिता के कानों में किसी के गला खराश करने की आवाज आती है। अस्मिता उस ओर देखती है, सामने उसके दादा साहब थे। अस्मिता उनके पास जाकर बोली, दादा साहब तो बड़े हैं, आप तो कुछ कहिए, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों घर की बहुओं को नौकरी करने की परमिशन नहीं है? दादा साहब एक नजर दादी साहब को देखते हैं। दादी साहब समझ जाती है। दादा साहब वहां खड़े होकर वहां से जाते हुए कहते हैं, उम्मीद है हमारे घर की औरतें इन दोनों लड़कियों को समझा देंगी, हम तीनों आदमियों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। कमल जी खड़े होकर कहते हैं, अद्वैत की मां साहब समझा देना आपकी लाडली को, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अस्मिता उदास हो जाती है। कमल जी वहां से चले जाते हैं। देवेंद्र जी आगे आकर अस्मिता के माथे पर सिर रखकर कहते हैं, क्यों बेटा जिद करती है बार बार, जबकि पता है तुम्हारा बाप हिटलर है और तो और उनका बेटा भी ऐसे ही निकला। अस्मिता को हंसी आती है और वो कहती है, काका साहब इस घर के आदमियों में कोई अच्छा है तो वो आप और आदि भाई सही है, बाकी सबके सब बहुत सड़ू है। देवेंद्र जी मुस्कुराते हैं और वो भी ऑफिस चले जाते हैं। अस्मिता अब अपनी मां की तरफ देखती है। गीता जी आगे बढ़कर कहती है, क्या क्या पूछ लेती है अपने बाबा साहब दादा साहब से, पहले हमसे तो बात कर लिया कर। अस्मिता अपनी दादी साहब के पास आकर बैठी और बोली, बताइए ना दादी साहब ऐसा क्यों है, सब लोग क्यों गुस्सा हो गए हमसे? दादी साहब कहती है, इस घर में पीढ़ियों से मानना है कि औरतों को बाहर के काम से ज्यादा घर के काम, चूल्हा चक्की और बच्चों को संभालना है, वही बहुत है। अगर पति अच्छा खासा कमा रहा है तो उन्हें बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत, घर पर रहे, परिवार को संभाले, चूल्हा चौका संभाले। अब आप ये बताओ, अद्वैत लाडे सर दिन में कितना कमा लेते हैं? क्या अदिति बिंदनी दिन का तो छोड़ो, पूरे महीने में अद्वैत लाडे सर जितना कमा नहीं पाएंगी, तो उससे अच्छा तो यही है ना कि हमारे लाडे सर को संभाले, उनकी आने वाली संतान को संभाले। बिंदनी घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। दादी साहब की बात सुन अदिति अस्मिता दोनों हैरान थी, पर दोनों कुछ कहती नहीं है। तभी गीता जी आगे आकर अदिति के गाल पर हाथ रखकर कहती है, बधाई हो बेटा, पर हम माफी चाहते हैं कि आप जो करना चाहती हैं वो आप कर नहीं सकती, इस घर में आपको कभी परवानगी नहीं मिलेगी। अदिति गीता जी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, माँ साहब आप माफी मत मांगिए, हमें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना अच्छा परिवार है, हुकुम साहब जैसे पति हैं, हम बहुत खुश हैं। और शादी के बाद हमने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी जॉब के बारे में। हमें पता है एक स्त्री का अपना कोई वजूद नहीं है। जब वो अपने बाबा साहब के घर होती है तब बाबा साहब जो कहते हैं वो करती है, और जब वो अपने ससुराल आती है तब उसके ससुराल वाले जो कहते हैं उसे वो करना पड़ता है, और हम तो इससे बहुत खुश हैं। अस्मिता बोली, भाभी साहब ऐसे कैसे हो सकता है, आप एक बार भाई साहब से बात कीजिए, अगर कुछ हुआ। अस्मिता आगे कुछ कहती है उससे पहले ही दादी साहब बोलती है, बावरी बिल्कुल चुप हो जा, खबरदार, जो मारे लाड़े सर को कुछ भी बताया तो एक तो थक हार कर घर आते हैं और उसमें से ये सब बताकर उसे परेशान क्यों करना भला।
अदिति अस्मिता को आंखों से शांत रहने का इशारा करती है। अस्मिता चुप हो जाती है और उदास होकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। अदिति पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हम देखते हैं, हम संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। गीता जी अदिति के माथे को चूम लेती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 83। अदिति अस्मिता के कमरे में जाती है और अस्मिता को बेड पर उल्टे लेटा देख मुस्कुरा देती है। अदिति आगे आकर बेड पर बैठ जाती है और अस्मिता के माथे पर हाथ रखकर कहती है, भाई साहब